हाय डियर स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर टीचिंग आरपी में। तो आज हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो है मात्रक तथा विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। जो हम लोग का अप्लाइड फिजिक्स का पहला चैप्टर है, मात्रक तथा विमाएं, यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम लोग चैप्टर के शुरू होने से पहले मैं एक बात बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो फ़िलहाल हम लोग के पास समय बहुत कम है। तो इन कम समय में हम लोग अपने उन टॉपिक पे अधिकतर चर्चा करेंगे जो टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट हैं या फिर जो टॉपिक हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ओके, और टाइम मिला तो हम लोग और दूसरे लेक्चर में दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उन पे हम लोग अधिक फोकस करेंगे। तो मात्रक तथा विमाएं, तो हम लोग का जो पहला चैप्टर है वो मात्रक तथा विमाएं। तो हम लोग पहले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि चैप्टर हमारा किसके बेस पे है, क्या चीज़ है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मात्रक तथा विमाएं, मात्रक तथा विमाएं, मात्रक क्या होती हैं, विमाएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो मात्रक है, मात्रक यानी यूनिट्स, यूनिट्स। तो मात्रक के बारे में हम समझते हैं। जैसे मात्रक हमको किसी चीज़ को नापने तौलने के लिए जिन चीज़ों का उपयोग किया जाता है वो तो फिलहाल मात्रक कहलाते हैं, लेकिन इसमें हम मात्रक का डेफिनेशन जानेंगे कि मात्रक का डेफिनेशन क्या होता है। और फिलहाल हम लोग का अगर एग्जाम में पूछा गया तो इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि मात्रक क्या है, मात्रक किसे कहते हैं। ऐसे मतलब बना के क्वेश्चन 1-2 नंबर में दिया जा सकता है। तो आओ हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने मात्रक के डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं कि यूनिट्स का क्या डेफिनेशन होता है। तो भौतिक राशि के मापन के लिए, भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। तो भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। जैसे हमको किसी भी राशि को मापना है, तौलना है, मतलब तो उसके लिए हर एक मतलब तौलने नापने के लिए उसका एक एक अलग मात्रक होता है। जैसे हमको अगर दूध को मतलब नापना है तो उसके लिए हमको अलग मात्रक का उपयोग करना पड़ेगा। अगर हमको शरीर का तापमान नापना है तो उसके लिए अलग मात्रक का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम लोग जिसके बारे में नॉलेज रखना चाहेंगे उसके बारे में अलग अलग मात्रक का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अगर हमको दूध को नापना है तो दूध को हम लीटर में नाप सकते हैं, यानी कि ये नहीं कि हम किलोमीटर में नाप लें, किस में नाप लें। तो हम लोग दूध को लीटर में नापेंगे। और जो मनुष्य का तापमान होता है इसको हम लोग थर्मामीटर में नापेंगे। इसको हम लोग मीटर में या फिर किलोग्राम में या किलोमीटर में मनुष्य के तापमान को नहीं नाप सकते। तो फिलहाल मात्रक जो है वो आप लोग को समझ में आया होगा। और आओ हम लोग देखते हैं मात्रक के प्रकार, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मात्रक होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है। मात्रक पहला है जो मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो देखो मैंने मूल मात्रक का इसमें डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन फिलहाल अगर कोई लिखना चाहता है तो मैं बोले दे रहा हूँ, वो लिख ले। तो मूल मात्रक का जो डेफिनेशन है वो है मूल राशियों के वह मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक मात्रक को किसी अन्य मात्रक से बदला अथवा उससे संबंधित नहीं किया जा सकता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जो मूल मात्रक होता है मूल राशियों के वह मात्रक जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें से किसी एक मात्रक को किसी अन्य मात्रक से बदला अथवा उसकी तुलना नहीं किया जा सकता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। और मूल मात्रक के जैसे कुछ उदाहरण ले लो, जैसे लंबाई हो गया, हमारा द्रव्यमान हो गया, ऊष्मागतिकी हो गया, ताप हो गया, ज्योत तीव्रता हो गया, इत्यादि ये मतलब मूल मात्रक के उदाहरण हैं। आओ हम लोग व्युत्पन्न मात्रक के बारे में जानते हैं। फिलहाल पहले तो आप लोग ये जान लीजिएगा, अगर आपको मूल मात्रक आ गया तो व्युत्पन्न मात्रक आ जाएगा, क्योंकि मूल मात्रक जो है मतलब अगर मूल मात्रक आ गया तो व्युत्पन्न मात्रक आ जाएगा, क्योंकि जो व्युत्पन्न मात्रक हमारा है ये मूल मात्रक से ही बनता है। तो व्युत्पन्न मात्रक का आओ हम लोग डेफिनेशन मतलब बताते हैं, अगर जिसको लिखना हो वो लिख सकते हैं। जो व्युत्पन्न मात्रक का डेफिनेशन है वो है ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाए, ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जाए व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो फिलहाल ये इतना टॉपिक तो आप लोग को समझ में आया होगा कि हमारा मतलब मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो फिलहाल मात्रक तो आप लोग को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट में
पूछ सकता है। आओ हम लोग चर्चा करते हैं बीमाएँ। ये बीमा क्या चीज़ होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो भौतिक राशि की बीमा। आओ हम लोग भौतिक राशि की बीमा जो होती है उसका डेफिनेशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, जानते हैं, उसके बाद फिर आगे चर्चा करते हैं। तो भौतिक राशि की बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वह घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं। जैसे किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वह घातें होती हैं जिन्हें हम उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रक पर चढ़ाते हैं, वही भौतिक राशि की बीमाएँ होती हैं। अब आओ जैसे कि हम लोग उदाहरण में समझ लेते हैं कि बीमा क्या चीज़ होती है। तो पहला उदाहरण हम लोग का जो है वो है आवृत्ति। आवृत्ति आवृत्ति का हम लोग आवृत्ति को कैसे मतलब लिखते हैं उसको 1/आवर्तकाल, यानी 1/आवर्तकाल इक्वल टू 1/t, क्योंकि आवर्तकाल को हम लोग t से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए 1/t। तो ये जो हम लोग का t है ये फिलहाल जब ऊपर जाएगा तो नीचे इसका जो घात है वो +1 है, क्योंकि हम लोग को ये पता होगा जिसकी कोई घात नहीं लगा होता उसका एक घात माना जाता है। तो जब ये t ऊपर जाएगा तो इसका जो घात हो जाएगा वो माइनस में हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर ही हो गया होगा। और दूसरा जो हम लोग का उदाहरण है शक्ति। शक्ति का मतलब बीमा। तो शक्ति इक्वल टू कार्य बटे समय। जो कार्य का मतलब वो होता है सूत्र वो होता है यम यल का पावर 2 टी का पावर -2 इक्वल टू टी, क्योंकि समय को हम लोग टी से प्रदर्शित करते हैं। तो इक्वल बटे टी। तो अब इक्वल टू यम यल का पावर 2 टी का पावर -3, क्योंकि ये जो टी है ये हम लोग का नीचे लिखा है, और जब ये नीचे लिखा है तो ये प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो टी की यहाँ 2 घातें ये और ये घातें ये, तो ये जुड़ के -3 हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अगर कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को आ रही है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। आओ इस चैप्टर में एक क्वेश्चन हमको इम्पॉर्टेंट लगा, तो मैं उस क्वेश्चन को आज के ही लेक्चर में समाप्त करना चाहूँगा। ये जो क्वेश्चन है हम लोग का ये है विमीय समीकरण क्या है। विमीय समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग को 2012, 15, 16 मतलब 3 साल पूछा गया है इसको, 2012 में, 15 में, 16 में। तो आओ इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ है। विमीय समीकरण। विमीय समीकरण, विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय समीकरण क्या है, विमीय समीकरण क्या होता है, विमीय समीकरण या विमीय समांगता का सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि विमीय समीकरण क्या है। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में और बताए दे रहे हैं कि मतलब ये क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है। जैसे विमीय समीकरण क्या है, विमीय समांगता का सिद्धांत का उल्लेख कीजिए, ऐसे मतलब पूछा जाता। आओ तो हम लोग अपने लेक्चर को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए मतलब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। विमीय समीकरण क्या है, तो इसका डेफिनेशन जान लीजिए आप लोग को, जिसको अगर लिखना हो लिख भी सकते हैं। जैसे विमीय समीकरण, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि की विमीय समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उस राशि की विमीय समीकरण कहते हैं। तथा अब दूसरे मतलब और एक तरह इसका हम लोग मतलब डेफिनेशन मतलब लिख सकते हैं। जो दूसरा डेफिनेशन है हम लोग का वो है विमीय समीकरण वह समीकरण है। विमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनकी विमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है। जो दूसरा हम लोग का मतलब डेफिनेशन है वो यह है, विमीय समीकरण वह समीकरण है जिसमें किसी भौतिक राशि को मूल राशियों और उनकी विमाओं के पदों में निरूपित किया जाता है, विमीय समीकरण कहलाता है। आओ अब हम लोग देखते हैं विमीय समांगता का सिद्धांत। विमीय समांगता का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी समीकरण के विमीय दृष्टि से सत्य होने के लिए समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। जो विमीय समांगता का सिद्धांत, फिलहाल हम लोग को यहीं से ये क्लियर हो जा रहा है कि विमीय समांगता का सिद्धांत, क्योंकि समांगता मतलब समानता, तो विमा का समान होना, मतलब विमीय समांगता का सिद्धांत विमा का समान होना, मतलब जो विमा का समानता का सिद्धांत,
तो इस सिद्धांत के अनुसार किसी समीकरण के विमीय दृष्टि से सत्य होने के लिए समीकरण के दोनों और प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होना चाहिए। आओ हम लोग उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। देखो उदाहरण हम लोग का क्या है, उदाहरण है समीकरण यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को विमीय रूप में लिखने पर। तो इसको और एक चीज़ ये है कि हमको विमीय सूत्र हमेशा बड़े कोष्ठक में लिखा जाएगा। तो यल इजकल टू यल टी का पावर -1 इंटू टी प्लस यल टी का पावर -2 इंटू टी का पावर +2। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यल इजकल टू यल तो फिलहाल ऐसे लिखा रहेगा। अब जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो सारे कट जाते हैं, यहाँ पे बचता है हमारा यल और यहाँ पे प्लस यल। और अब हम लोग को यह स्पष्ट होता है कि यह समीकरण के तीनों पदों में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र यल समान है। यह समीकरण के तीनों पदों में प्रत्येक पद का विमीय सूत्र यल समान है, अतः यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। पता चलता है कि जो विमा है तीनों में समान है, इसलिए यह समीकरण विमीय दृष्टि से सही है। तो आज का टॉपिक हम लोग अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि क्लास भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो दिक्कत होगा। और अगला टॉपिक हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में।